पहला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो चलिए सबसे पहले मैं आपको भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का एक ओवरव्यू बता देता हूं और शॉर्ट में सभी आर्टिकल समझा देता हूं, ताकि इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाएं हम उन्हें बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लें। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं। तो देखिए दोस्तों, नीति को निर्देशित करने वाले तत्व ही नीति निर्देशक तत्व के नाम से जाने जाते हैं। देखिए, जब भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा कोई भी कानून बनाया जाता है तो इन निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर ही उनके द्वारा कानून बनाया जाता है। देखिए, संविधान सभा के सलाहकार BN राव के प्रयासों से नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था और इन्हें भारत के संविधान के भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 तक सम्मिलित किया गया है। देखिए, यह जो नीति निर्देशक तत्व है नागरिकों के लिए सरकार के दायित्वों को दर्शाता है। देखिए, जनता को किस प्रकार की सुविधाएं देनी चाहिए, जनता और समाज की भलाई के लिए कौन कौन से कानून बनाए जाने चाहिए, इसको लेकर सरकार को गाइड करने का काम करते हैं नीति निर्देशक तत्व। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज को ध्यान रखिएगा कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। देखिए, जब संविधान लागू हुआ था तब सरकार के पास इतने ज्यादा संसाधन नहीं थे कि वो नीति निर्देशक तत्वों को देश में लागू कर सके। इसीलिए देखिए, नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में अवाद घोषित किया गया है। मतलब नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अगर राज्य द्वारा कहीं भी इनका उल्लंघन किया जाता है तो नागरिक कभी भी वाद लेकर न्यायालय नहीं जा सकता। जैसे देखिए, मौलिक अधिकार जब हमने डिस्कस किए थे तो हमको पता चला था कि मौलिक अधिकारों का अगर राज्य कोई भी उल्लंघन करता है तो कोई भी नागरिक वाद लेकर न्यायालय जा सकता है। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के केस में ऐसा नहीं है। अगर राज्य नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करता है तो देखिए कोई भी नागरिक वाद लेकर न्यायालय नहीं जा सकता। अब देखिए, जब नीति निर्देशक तत्व नागरिकों की भलाई के लिए बनाए गए हैं, इसीलिए नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य ही लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब ऐसा राज्य जहां पर सभी नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी सेवाएं राज्य के द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा देखिए, समाज में जो सामाजिक और आर्थिक खाई है उसको खत्म करना या सामाजिक और आर्थिक विषमता को खत्म करना राज्य का कर्तव्य है। राज्य जब भी कोई नीति या कानून बनाएगा तो वो इस चीज का विशेष ध्यान रखेगा कि समाज में जात पात के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो और अमीरी और गरीबी के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव भी पूरी तरह खत्म हो। तो देखिए, नीति निर्देशक तत्व जो हैं संविधान के आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक देखने को मिलते हैं। मतलब संविधान के 16 आर्टिकल नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किए जाते हैं। तो चलिए अब मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि सभी आर्टिकल में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला आर्टिकल नीति निर्देशक तत्वों का है आर्टिकल 36, जिसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। देखिए, राज्य की परिभाषा में उन सभी इकाइयों या यूनिट को शामिल किया जाता है जो किसी भी प्रकार से कानून बनाते हैं, चाहे वो राज्य की विधानसभा हो या केंद्र की लोकसभा हो। इसके बाद देखिए, आर्टिकल 37 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि नीति निर्देशक तत्व जो हैं न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। मतलब न्यायालय द्वारा इन्हें लागू करवाने की कोई भी बाध्यता सरकार पर नहीं है। अगर सरकार द्वारा नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन किया जाता है तो कोई भी नागरिक न्यायालय वाद लेकर नहीं जा सकता। इसके बाद देखिए, आर्टिकल 38 के तहत राज्य ऐसे कानून बनाएगा जो कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि करते हों और सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करते हों। इसके बाद देखिए, आर्टिकल 39 के तहत राज्य में संसाधनों का वितरण इस प्रकार किया जाएगा कि सभी नागरिकों के मध्य में उसका उचित वितरण हो। इसके अलावा हर व्यक्ति को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान भी आर्टिकल 39 में किया गया है। इसी आर्टिकल के तहत देखिए, आर्टिकल 39 क को भी जोड़ा गया है, जिसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था राज्य सरकार का कर्तव्य है। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा गरीब है और वो वकील हायर नहीं कर सकता तो ऐसी कंडीशन में राज्य का ये कर्तव्य है कि उसे सरकारी वकील मुहैया करवाया जाएगा। तो इस प्रकार देखिए, नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के आर्टिकल 39 क में किया गया है। इसके बाद देखिए, आर्टिकल 40 वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों। इसे आप इंडिविजुअली ही याद करिएगा क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए, आर्टिकल 40 में पंचायती राज के गठन की व्यवस्था की गई है। देखिए, जब संविधान को लागू किया गया था तो गांधी जी के विजन को पूरा करने के लिए संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 40 को जोड़ा गया,
जिसमें पंचायती राज के गठन की व्यवस्था की गई। अब क्योंकि ये गांधी जी के विजन को दर्शाता है, इसीलिए इसे गांधी अनुच्छेद के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, पहले राज्य के लिए पंचायती राज्य बाध्यकारी नहीं था, लेकिन देखिए 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और अब पंचायती राज को बाध्यकारी कर दिया गया है। इसके बाद देखिए 3 आर्टिकल यहाँ पर आप एक साथ याद करिएगा। यहाँ पर आपको इन्हें याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और तीनों आपको एक ही बार में याद हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहला है आर्टिकल 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। मतलब राज्य का ये कर्तव्य है कि हर व्यक्ति को उचित काम मिले, शिक्षा मिले और लोक सहायता मतलब सरकारी सहायता प्राप्त करने का अधिकार दिया जाए। आर्टिकल 41 के तहत आपको काम का अधिकार दे दिया। तो देखिए, जब आपको काम का अधिकार मिल गया तो अब जरूरी है कि आप जहाँ पर काम कर रहे हों वो प्लेस आपके काम करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो। मतलब जिस भी प्लेस पे हम काम करने जा रहे हैं वो मानवीय दशाओं के अनुकूल हो। मतलब ज़्यादा गंदा ना हो, ज़्यादा प्रदूषित ना हो और ऐसा हो जो कि मानवीय दशाओं के अनुकूल हो। तो देखिए, फिर आर्टिकल 42 में कार्य की न्याय संगत व मानवीय दशाओं और प्रसूति सहायता का उपबंध राज्य सरकार का कर्तव्य है। सबसे पहले हमें देखिए आर्टिकल 41 में काम मिल गया। उसके बाद आर्टिकल 42 में ये जरूरी है कि जहाँ पर हम काम कर रहे हैं वो प्लेस काम करने के अनुकूल हो। तो कार्य की न्याय संगत दशाओं और मानवीय दशाओं का उपबंध राज्य सरकार का कर्तव्य है। देखिए, इसी के तहत प्रसूति सहायता का उपबंध भी राज्य के द्वारा किया जाता है। इसीलिए देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 6 माह की मैटरनिटी लीव दी जाती है। क्लियर? तो देखिए, आर्टिकल 41 में आपको काम मिल गया, आर्टिकल 42 में काम की न्याय संगत दशाएं मिल गई। उसके बाद जरूरी है कि आपको एक अच्छी सैलरी दी जाए। तो देखिए, आर्टिकल 43 के तहत मजदूरों को निर्वाह मजदूरी का प्रावधान किया गया है। मतलब जितने भी मजदूर हैं उन्हें कम से कम इतना पेमेंट तो दिया जाए कि वो अपने जीवन का निर्वाह कर सके। इसीलिए आर्टिकल 43 के तहत राज्य का ये कर्तव्य है कि मजदूरों को निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था की जाए। तो देखिए, यहाँ पर आपको आर्टिकल 41, 42 और 43 एक साथ बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। इसके बाद देखिए, आर्टिकल 44 में समान सिविल संहिता का प्रावधान किया गया है। तो देखिए, इस आर्टिकल को याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आर्टिकल 44 में 4 और 4 है और ये जो दोनों संख्याएं हैं एक समान हैं। अब जब ये दोनों संख्याएं एक समान हैं, इसीलिए आर्टिकल 44 में समान सिविल संहिता का प्रावधान किया गया है। इसके बाद देखिए, आर्टिकल 45 के तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य का उचित प्रबंधन किया जाएगा। आर्टिकल 46 के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए शिक्षा, आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक न्याय का प्रबंधन किया जाएगा। इसके बाद देखिए, आप यहाँ पर फिर से इन 3 आर्टिकल को एक साथ याद कर सकते हैं। सबसे पहला देखिए, आर्टिकल 47 के तहत राज्य का ये कर्तव्य है कि राज्य में मद्य निषेध को बढ़ावा देगा, पोषण और स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था करेगा। अब देखिए, आर्टिकल 47 के तहत अगर कोई भी व्यक्ति शराब पीना छोड़ देता है तो उसका मानसिक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा। अब जब शारीरिक विकास होगा तो उसके शरीर को पोषण भी बहुत अच्छा मिलेगा और उसका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, सामान्यतः जो हाई क्लास होता है वो शराब को एक शौकियाना तौर पर पीता है, लेकिन देखिए मिडिल क्लास या लोअर क्लास जो हैं समाज के, वो शराब को बहुत ज़्यादा छक्के पीते हैं। क्योंकि देखिए, ऐसा माना जाता है कि या तो वो कम पढ़े लिखे हैं या फिर अनपढ़ हैं। क्लियर? ये केवल एक एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिएगा, इसे अदरवाइज मत लीजिएगा। क्लियर? अब देखिए, जब वो अनपढ़ व्यक्ति या कम पढ़ा लिखा व्यक्ति शराब छोड़ देता है तो फिर वो एक व्यवसाय की तरफ आकर्षित होता है, क्योंकि अच्छा जीवन यापन करने के लिए एक व्यवसाय की ज़रूरत है। लेकिन देखिए, अब वो कम पढ़ा लिखा है तो देखिए सबसे अच्छा व्यापार जो वो कर सकता है वो है कृषि। अब देखिए, मद्य निषेध, सबसे पहले आर्टिकल 47 में शराब छोड़ दी, उसके बाद आर्टिकल 48 के तहत वो कृषि और पशुपालन पर ध्यान देगा। तो आर्टिकल 48 के तहत कृषि और पशुपालन का संगठन किया गया है। और देखिए, कृषि तभी की जा सकती है जब किसी राज्य का पर्यावरण बहुत ज़्यादा अनुकूल हो। इसीलिए संविधान के आर्टिकल 48 क में पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो आई होप आपको ये तीनों आर्टिकल समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से यहाँ पर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। आर्टिकल 47 के तहत मद्य निषेध, पोषण और स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाएगी। आर्टिकल 48 के तहत कृषि और पशुपालन को बढ़ावा दिया जाएगा
और आर्टिकल 48 क के तहत पर्यावरण का संरक्षण करना राज्य सरकार का दायित्व है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल 49 के तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य है। आर्टिकल 50 के तहत कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किया गया है। देखिए, इसे याद करने की भी एक शॉर्ट ट्रिक आप समझ लो। देखिए, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण मतलब कार्यपालिका किसी भी प्रकार से न्यायपालिका के कार्य में इंटरफेयर नहीं करेगी और न्यायपालिका भी किसी भी प्रकार से कार्यपालिका के कार्य में इंटरफेयर नहीं करेगी। अब देखिए, यहाँ पर इन दोनों के जो अधिकार हैं वो 50-50 बांट दिए गए हैं। तो जब अधिकारों को कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य में 50-50 बांट दिया गया है तो यह जो आर्टिकल है वो भी आर्टिकल 50 है। क्लियर? बहुत ही सिंपल आर्टिकल था। इसके बाद देखिए, लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 51। अब देखिए, ऊपर के सभी आर्टिकलों को राज्य द्वारा लागू कर दिया गया, लेकिन देखिए इनका तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित न किया जाए। इसीलिए देखिए, आर्टिकल 51 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि यह राज्य का कर्तव्य है कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए काम करेगा। मतलब ऐसा कोई भी कानून राज्य द्वारा नहीं बनाया जाएगा जो किसी भी देश से हमारे रिश्ते को बिगाड़ते हों, खराब करते हों या हमारी सुरक्षा में किसी भी प्रकार की सेंध लगाते हों। तो इस प्रकार देखिए, आर्टिकल 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना राज्य सरकार का कर्तव्य है। क्लियर? तो आई होप आपको सभी आर्टिकल बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे और अब अगर इन आर्टिकल से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बहुत ही आसानी से उसे हल कर लोगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा आंसर बी। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो देखिए, संविधान में नीति निर्देशक तत्व संविधान के आर्टिकल 36 से 51 तक उल्लेखित है। तो आंसर सी। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। तो देखिए, कल्याणकारी राज्य का जो विचार है वो संविधान की प्रस्तावना में भी मिल जाएगा और नीति निर्देशक तत्वों में भी मिल जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। संविधान की प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व दोनों में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना दी गई है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ जो कि डिस्क्रिप्शन में हमसे मिस हो गया है। देखिए, नीति निर्देशक तत्व जो हैं आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में एडॉप्ट किए गए हैं। तो कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से एडॉप्ट किए गए हैं, तो याद रखिएगा आयरलैंड के संविधान से इन्हें एडॉप्ट किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ओके, तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस देश के संविधान से प्राप्त हुई है? तो अभी हमने जस्ट इस पर डिस्कस किया है। नीति निर्देशक तत्व जो हैं आयरलैंड के संविधान से एडॉप्ट किए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, झारखंड पीएससी, यूपी स्टेट, इन सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन हमसे बार बार पूछा गया है, तो इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो वाद योग्य नहीं है, मतलब जब भी इनका उल्लंघन होता है तो कोई भी नागरिक न्यायालय नहीं जा सकता। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो देखिए, जब भी देश का शासन चलाया जाएगा तो नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर ही कानून बनाए जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। नीति निर्देशक तत्व जो हैं देश के शासन के आधारभूत हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो देखिए, नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 40 के तहत राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों का गठन किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। आर्टिकल 40 को ही गांधी अनुच्छेद के नाम से भी जाना जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन संविधान के आर्टिकल 51 में उल्लेखित है। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। आर्टिकल 51 जो है
नीति निर्देशक तत्वों का सबसे आखिरी आर्टिकल है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रावधान किया गया है। इसके बाद देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना ही नीति निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य है। तो आंसर हो गया आंसर डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। धार्मिक राज्य की स्थापना का प्रावधान नीति निर्देशक सिद्धांतों में कहीं भी नहीं किया गया है। इसके बाद देखिए, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में कहां पर है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेखित है। तो आंसर है यहां पर आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो देखिए, नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य समाजवादी, उदार और बौद्धिकतावादी और गांधीवादी समाज की स्थापना करना है। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। नीति निर्देशक तत्वों के जो आर्टिकल हैं, इन तीनों में विभाजित किए जा सकते हैं। देखिए, संविधान का आर्टिकल 40 जो है, गांधीवादी विचारधारा को प्रदर्शित करता है। प्रसूति सहायता का उपबंध किया जाना, समान कार्य के लिए समान वेतन का उपबंध किया जाना, यह उदारवादी और बौद्धिकतावादी समाज को प्रदर्शित करता है। और इसके अलावा आर्थिक और सामाजिक विषमता को दूर करना समाजवादी विचारधारा को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार देखिए, नीति निर्देशक तत्व जो हैं, तीनों भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। देखिए, भारत के संविधान के आर्टिकल 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक से अधिकतर क्वेश्चन जो हैं वो हमें आर्टिकल से ही पूछे जाते हैं। तो देखिए, अगर आपको आर्टिकल सभी क्लियर हैं तो इस टॉपिक के किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसीलिए देखिए, सबसे पहले आप आर्टिकल को जरूर याद कर लीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन नीति निर्देशक तत्वों का अंग है। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। देखिए, अभी मैंने आपको समझाया कि जितने भी क्वेश्चन हैं, देखिए आर्टिकल से ही पूछे जाते हैं, इसीलिए आप आर्टिकल को स्पेशली याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, निम्नांकित में से कौन सा राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में निहित है? तो देखिए, अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण, यह मौलिक अधिकार है। प्राण और देह की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये भी मौलिक अधिकार है। लेकिन देखिए, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का जो प्रावधान है वो नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया जाता है। तो आंसर हो गया आंसर डी। देखिए, ये तीनों ही क्वेश्चन जो पूछे गए हैं एक ही आर्टिकल पे डिपेंडेड है। तो आप इससे समझ लीजिए कि आर्टिकल 39 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो इस आर्टिकल को स्पेशली आप याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। क्लियर? आगे चलते हैं। निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? तो देखिए, राज्य जो है देश के पर्यावरण के संरक्षण और उसके संवर्धन का प्रयास करेगा। यह जो प्रावधान है, देखिए संविधान के आर्टिकल 48 क में दिया गया है, जो कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, राज्य का यह कर्तव्य है कि वो कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई भी खतरा होता हो या किसी भी देश से हमारे संबंध बिगड़ते हों। तो देखिए, यह जो आर्टिकल है यह देश की विदेश नीति को ही इंडिकेट करता है, और यह प्रावधान संविधान के आर्टिकल 51 में देखने को मिलता है। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह कौन सा सिद्धांत है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? वेरी सिंपल, ग्राम पंचायत का संगठन करना, जो कि आर्टिकल 40 में शामिल किया गया है, गांधीवादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए संविधान के आर्टिकल 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन किया जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं।
संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो देखिए दोस्तों, समाज में गरीब और अमीर के बीच में जितना भी आर्थिक फर्क है या समाज में जितनी भी आर्थिक असमानता है, उसे खत्म करने के लिए राज्य जो है नीति निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता देता है। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य ही समाज में सामाजिक और आर्थिक जो विषमता है उसको खत्म करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में पूछा गया है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कथन को पढ़ लेते हैं। पहला कथन देखिए, ये तत्व देश के सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। तो ये सही है। सेकंड कथन देखिए, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तो दूसरा कथन भी यहाँ पर सही है। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। ये दोनों ही फैक्ट यहाँ पर नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में सही है। ओके, तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 तथा 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। तो देखिए सही जोड़ी मिलाना है। तो पहला पॉइंट देखिए, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। तो ये यहाँ पर सही है, तो ए का हो जाएगा 1। इसके बाद 41 में काम के अधिकार का प्रावधान किया गया है। तो बी का हो जाएगा 2। इसके बाद आर्टिकल 44 में समान सिविल संहिता का प्रावधान किया गया है। तो तीसरा पॉइंट भी यहाँ पर सही दिया गया है। तो सी का हो जाएगा 3। और अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन के गठन का प्रावधान किया गया है। तो डी का हो जाएगा 4। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। यहाँ पर जो जोड़ी दी गई है वो सही तरीके से मिली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो देखिए फ्रेंड्स, मौलिक अधिकारों का जब भी राज्य द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो आप वाद लेकर न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के केस में आप न्यायालय नहीं जा सकते। तो निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। आगे चलते हैं दोस्तों। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसने कहा था? तो देखिए यह जो कथन है ये के.टी. शाह द्वारा कहा गया था। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। के.टी. शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करना राज्य की इच्छा पर डिपेंड करता है। मतलब ये एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान करना बैंक की इच्छा पर है। चाहे तो बैंक उसका भुगतान करे, चाहे तो नहीं करे। हम ऐसी कंडीशन में बैंक का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन से सूचीबद्ध है? तो देखिए समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, ये दोनों ही नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किए जाते हैं। लेकिन देखिए इसमें छोटे परिवारों के मानदंड का कोई प्रावधान नहीं है और न ही प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का कोई प्रावधान किया गया है। तो केवल 1 और 2 यहाँ पर हमारे सही हैं। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, इसे थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएं तो सबसे पहले आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लिया करें। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं देंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? तो देखिए यह जो प्रावधान है ये नीति निर्देशक तत्वों में भी मिल जाएंगे और मूल कर्तव्यों में भी मिल जाएंगे। तो जब अगले टॉपिक में हम मौलिक कर्तव्य को पढ़ेंगे तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य दोनों में ही पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवन के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। ए व बी दोनों ही यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए मद निषेध किया जाएगा, काम का अधिकार दिया जाएगा और समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। लेकिन सूचना के अधिकार को नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं किया जाता, बल्कि सूचना का अधिकार आर्टिकल 19 के तहत मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया जाता है। तो आंसर डी, सूचना का अधिकार जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? तो देखिए समान नागरिक संहिता जो कि संविधान के आर्टिकल 44 में दिया गया है, नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत की गई है। तो आंसर है आंसर सी। इसके बाद देखिए, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? तो देखिए, अगर आपने ऑडियो क्लिप को सुना होगा तो आपको पता चला होगा कि संविधान के आर्टिकल 43 क को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, जिसके तहत देखिए श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी की व्यवस्था की गई है। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की जो सहभागिता है वो संविधान के आर्टिकल 43 क में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 43 क को जोड़ा गया था। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। क्लियर? तो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में देखने को मिले हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें